नमस्कार, मैं मयंक पोरबाल। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार होलिस्टिक हेल्थ बाय मयंक पोरबाल पेज पे। होलिस्टिक टॉक विद मयंक पोरबाल 5 से 6 का समय है और 5 बजे के सेशन में फिर से हाजिर हैं और नए साल की फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो ये अंग्रेजी नववर्ष है, जो तारीखें बदल रही हैं अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, वो तारीखें आपके लिए बहुत अच्छी रहें, शुभ रहें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने काम में बहुत ज्यादा तरक्की करें। इसी कामना के साथ मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष, बदलते कैलेंडर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी विद न्यूमरोलॉजी पे, और इस पे क्या कुछ होगा वो तो हम आगे सेशन में जानेंगे। बस मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि आज हम कुछ ऐसा जानेंगे कि कैसे आपकी कुंडली आपके नाम पर इफेक्ट करती है, आपके ग्रह नक्षत्र कैसे आपके नाम के साथ जुड़े हुए हैं और क्यों हमें जरूरत पड़ रही है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी की बात करने की, कि कुंडली जब है हमारे पास तो हम कैसे अपने ट्रीटमेंट पे जाएंगे। कुंडली से जो प्रॉब्लम आ रही है, एस्ट्रोलॉजिकल जो इश्यूज आ रहे हैं, जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे पार पाएंगे और साथ के साथ हमारा नाम कैसे इफेक्ट करता है इन सब चीजों को, न्यूमरोलॉजी कैसे इफेक्ट करती है और कैसे ये आपस में कनेक्टेड है। इन सब चीजों पे बात करेंगे। ग्रह नक्षत्र शादी में कैसे काम आएगा, हमारी डेली की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हमारा नाम का क्या इफेक्ट पड़ता है, और नाम किस तरीके से, नाम में थोड़ा बहुत बदलाव करके कैसे हम अपने लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर अजय जोशी और आचार्य दीपिका शर्मा। तो चलिए मैं स्वागत करता हूँ हमारे दोनों मेहमानों का। और नमस्कार आप दोनों को, स्वागत है आचार्य दीपिका शर्मा जी और डॉक्टर अजय जोशी दोनों का जी। और सर अब एक रीस्टार्ट हमने किया है और आज बहुत अच्छा सब्जेक्ट भी चुना है, तो चलिए पहले दीपिका शर्मा जी से जाने आज की जरूरत, इस विषय की जरूरत क्यों है। तो कुछ थोड़ा सा आपके मुंह से, आपके मुखार बिंदु से 2 शब्द जरूर कहेंगे इस सेशन के बारे में जी। दीपिका जी की आवाज नहीं आ रही है जी सर। चलिए, तो सबसे पहले तो यदि देखा जाए तो पूरा जो वो है लाइफ, ये अंकों का ही खेल है ना। पूरे खेल ही अंकों पे जुड़ा हुआ है। लेकिन अंक ज्योतिष यदि अपन इसको समझे तो इसके माध्यम से आप अपने भाग्य का सटीक आकलन कर सकते हैं। जैसे 19-20 का फर्क हमने देख लिया, बहुत खतरनाक था। अब 20-21 का फर्क जो आने वाला है, बहुत है ना। ये चीजें हमको, अंक ज्योतिषों को अंक विज्ञान भी कहते हैं। तो हर व्यक्ति अपनी जन्म तिथि के अनुसार कोई ना कोई मुख्य अंक रखता है, उसको आज हम समझेंगे। यह अंक उसके जीवन में कहाँ कहाँ लाभ पहुंचाएगा, कहाँ कहाँ नुकसान पहुंचा सकता है, और अंक गणित न्यूमरोलॉजी किस तरह आपको कहाँ और कैसे लाभ दिला सकता है, ये आज हम वैज्ञानिक तरीके से समझने वाले हैं। और हमारे साथ दीपिका जी हैं, जो खुद भी जिज्ञासु हैं और खूब ही अच्छा विस्तृत विज्ञान के साथ निरंतर कोई ना कोई रिसर्च और उनका चल रहा है। तो आज उनका मार्गदर्शन लेने वाले हैं। तो आज हम समझने वाले हैं अंक ज्योतिष को। ज्योतिष शास्त्र की तरह ये भी एक विज्ञान है। तो इसकी मदद से हम अपने कैलकुलेशन द्वारा, डेट ऑफ बर्थ द्वारा, हमारे नाम की स्पेलिंग के द्वारा हम इसको न्यूमरोलॉजी के रूप में जानते हैं। और इसमें कुछ वो होते हैं बेसिक नियम, उसको हमको समझना है ना। तो अंक ज्योतिष को यदि सिर्फ एक भाग्य जानना ही नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। इसके पीछे साइंस काम करता है। हिंदू परंपरा में यदि माना जाता है कि कोई भी काम शुभ मुहूर्त में किया जाए तो उसका शुभ फल मिलता है। तो यहाँ दरअसल अंक विज्ञान भी ज्योतिष शास्त्र की ही भाषा बोलता है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो चलिए हम आज जानते हैं दीपिका जी से कि न्यूमरोलॉजी से हेल्थ को हम कैसे जोड़ सकते हैं। स्वागत है दीपिका जी। आवाज, वॉइस, दीपिका जी आपकी आवाज नहीं है, नहीं आई। अब आई सर? हाँ भाई, जी जी धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार सर आप सबको। काफी समय से मेरा मन था इस टॉपिक को लेके आने का आप सबके सामने,
क्योंकि एज एस्ट्रोलॉजर मेरा मानना हमेशा रहा है कि मैं अपना 100% दूं। मेरे हर सेशन में आप ये सुनते हैं कि मैं 100% अपनी कुंडली पे काम करना चाहती हूँ। मगर रिजल्ट क्या होता है कि हम लोग अपना कुंडली के उपाय करते हैं। कुंडली के उपाय करने के बाद भी हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलता। कोई भी जातक जब हमारे पास आ रहा है तो अपनी कोई किसी प्रॉब्लम को लेके आता है, तो साथ में जैसे मैं एस्ट्रो वास्तु यानी कुंडली से वास्तु देख के भी व्यक्ति के घर का जो वास्तु है उसको ठीक कराती हूँ। मगर तब भी मैं ये कह देती हूँ, उसमें भी मैं यही बात कहती हूँ कि 70 to 80% रिजल्ट आपका मिलेगा। 100% की गारंटी तब भी मैं नहीं देती हूँ। पहली बात तो ये है कि हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम सबका कुछ प्रारब्ध है, तो हम लोग पिछले जन्मों में जो कर्म करके आए हैं, अच्छे या बुरे, उसके हिसाब से हम लोगों को इस जन्म के अंदर भगवान ने एक पोटली बना के दी है अच्छे और बुरे कर्मों का, एक जिसको कहते हैं फल मिलेगा। अब वो दशा के अनुसार कभी अच्छे फल आ जाते हैं, कभी सड़े हुए फल आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं खराब दशाएं। मगर यदि मैं ये बात करूं कि हमें 100% रिजल्ट लेना है पॉजिटिव, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने जन्म लिया, जन्म की एक निश्चित तारीख है, टाइम है और एक जगह फिक्स्ड है। जो भी कोई एस्ट्रोलॉजर पूछता है कि हाँ जी आपके पास, किसी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो 3 चीजें मांगता है कि आप हमें अपना डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ दीजिए, जिसके हिसाब से एक आपका जन्म पत्री या हॉरोस्कोप बन जाता है। और उसके हिसाब से जो भी ग्रह उस टाइम पे गोचर कर रहे होते हैं, उसके अनुसार हम लोग प्रिडिक्शन देके अपना या साथ में उसके उपाय बता देते हैं। मगर ना मैं किसी व्यक्ति के जन्म तिथि में चेंज कर सकती हूँ, ना मैं टाइम ऑफ बर्थ के अंदर चेंज कर सकती हूँ, ना मैं प्लेस ऑफ बर्थ के अंदर चेंजेस कर सकती हूँ। भगवान ने इसको चेंज करने की शक्ति हम लोगों को नहीं दी है। मगर हमारे पास एज मनुष्य और हमारे पास एज ज्योतिष या न्यूमरोलॉजिस्ट होने का हम लोगों को एक भगवान ने गुण दिया है कि हम अपने नाम में थोड़ा सा संशोधन यानी थोड़ा सा चेंज करके देख सकते हैं या अपने लाइफ के अंदर कुछ पॉजिटिव चीजें ला सकते हैं। क्या कई बार क्या होता है कि हमारा जो नाम है हमारी कुंडली के अनुरूप नहीं होता, या ये मैं कहूं सपोज किसी व्यक्ति का कोई ग्रह खराब है, कुंडली के अंदर खराब बैठा है और उसका नाम भी उसी अक्षर से लिख दिया गया, तो क्या हो जाएगा, वो जिंदगी भर, बिकॉज नाम का जो इम्पैक्ट है व्यक्ति को मिलता है वो जिंदगी भर मिलता है। हम किसी भी व्यक्ति का जब भी नाम जानेंगे तो सबसे पहले मोबाइल में उसका नेम सेव कर देते हैं, कहीं पे भी कुछ लिखा जाता है तो उसके सिग्नेचर करते हैं। तो यानी जो हमारी डेट ऑफ बर्थ से ज्यादा हमारा जो लाइफ के अंदर इफेक्ट आता है वो हमारे नाम का आता है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या बच्चा किसी एग्जाम्स में एडमिशन लेने जा रहा है या कहीं पे भी है, तो सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम पूछा जाता है। यानी सबसे ज्यादा जो काम आया या साउंड की वाइब्रेशंस आई उस व्यक्ति के नाम की आई। तो हम इस सेशन के अंदर मैं यही बताना चाहूंगी कि कौन कौन व्यक्ति कैसे कैसे अपने नाम को पहले तो ये जानना चेक करना सीखे कि उसका जो नाम है या उस मतलब ये विद्या के अंदर वो आप नाम ही नहीं, आप अपने घर का भी देख सकते हैं। आप घरों में रहने वाले जो लोग हैं उनके संबंधों को भी चेक कर सकते हैं, या आप कोई गाड़ी खरीद रहे हैं आप उसके अंदर भी उस न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी जो मेरा सब्जेक्ट है उसको आप यूज कर सकते हैं। मतलब ये छोटी सी चीज है सीख, अब मैं क्योंकि सिखाने के लिए ही इस सेशन में आई हूँ, तो आप सबसे प्रार्थना करूंगी कि आप कुछ सिम्टम्स को मैं बताऊंगी और एक आप सब पेन पेपर जरूर ले लीजिए कि आप उसको नोट करिए कि उसको बनाना कैसे है, बिकॉज ये एक चार्ट बेसिस है। तो आपको मैं कुछ अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप सबको, आप उसको अपने नाम का पहले तो सब लोग जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं या जो भी देखेंगे वो अपना नाम लिख ले, जो भी उनका नाम जो पेपर्स वगैरह के अंदर ऑफिशियली पेपर्स में लिखा जाता है, डॉक्यूमेंट्स में लिखा जाता है। ये नहीं कि घर के अंदर किसी व्यक्ति का है कोई भी निक नेम है, जैसे कोई गुड़िया वगैरह कुछ भी रख देते, हमें उसका नाम नहीं लिखना है,
हमें ऑफिशियली जो नेम जैसे स्कूल के अंदर या आपके 10th या 12th या आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वो वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ये सब डॉक्यूमेंट्स पे जो नाम लिखा है आप सब व्यक्ति उनको लिख लीजिए। ये हमारा न्यूमरोलॉजी चार्ट है, जिसका भी जो भी आ रहा है मैं भी साथ में करती रहती हूँ। मैं एक काम करती हूँ, जैसे किसी का नाम अजय जी का ही जैसे मैं आपका बात करती हूँ, अजय जी आप AJAY यूज करते हैं, तो आप ए के साथ एक नंबर लिख लीजिए, उसके नीचे जे के नीचे भी एक नंबर लिख लीजिए, और ए के नीचे फिर 1 नंबर, और वाई के नीचे आप 7 नंबर लिख लीजिए। मैं एक एग्जांपल आप साथ के शेयर करती हूँ। लिखने वाला राइटिंग पेन, ये मैंने मम्मा इसमें लिखना होगा ऐसे। एन आर, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी वैसी आ रही है। ये नहीं, NITISHIKHA। ये एक लड़की है जिसका नाम है नीतिशिका, और पूरा नाम है, हम उसका सरनेम भी यूज करते हैं, साथ में आता है चलिए अभी मैं इसी का सिरा बना देती हूँ। आप एन का जो लेटर लेते हैं, आप नंबर देखिए, एन के नीचे लिखा हुआ है, ऊपर जो नंबर लिखा है वो लिखा है 5 नंबर, तो यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। फिर उसमें प्लस करते हैं आई के लिए, फिर टी के लिए, आई के लिए फिर मैं 9 नंबर यूज करती हूँ। प्लस या अभी सीधा लिख देते हैं 2 9 1 8 9 2 8 1। ये नीतिशिका का टोटल अल्फाबेट्स का आता है। यदि मैं इसको टोटल करूंगी तो इसका जो टोटल आया वो आया 54। 9 + 9 18 27 36 45 एंड 54। ये 54 टोटल आता है, और हम 54 को ऐड करते हैं तो 5 + 4 = 9। अब मैंने यहाँ पे जो टोटल निकाला 9, और आप देखिए कि जहाँ पे 9 लिखा हुआ है वह मंगल का नंबर है। हाँ जी, ये जो 9 है ये 9 है, और ये अब मैं प्लैनेट्स की बात करती हूँ कि कौन सा प्लैनेट, किस ग्रह का कौन सा प्लैनेट है। जो 1 नंबर है वह हमारे सूर्य का है, यानी सन का है। सेकंड नंबर 2 नंबर हमारे मून को रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर हमारे जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। 4 नंबर राहु का है। 5 नंबर मरकरी का, 6 नंबर आपका वीनस का है, और 6 नंबर 6 नंबर वीनस का है, 5 नंबर मरकरी का है, 7 केतु का है। तो जैसे भी ये सारे प्लैनेट्स हैं, आप ये मैंने एक चार्ट लिखा है, ये चार्ट है, इसको मैं कुंडली के अंदर दिखाऊंगी कि आपकी कुंडली में यदि सूर्य 7वें भाव में बैठा है तो वह खराब फल दे रहा है। यदि किसी भी व्यक्ति का टोटल, आपने जैसे किसी का भी टोटल किया है और वह सन का नंबर निकला, यानी एक नंबर 10 नंबर आया टोटल, सपोज किसी का, और 10 + 0 करते हैं तो भी हमारा 1 आता है, तो 1 आया, तो अब हमें देखना है कि वो पर्सन सन डोमिनेटिंग
होना चाहिए, यानी उसके अंदर सूर्य की क्वालिटीज आपको ज्यादा मिलेंगी। और वैसे ही मून के लिए यदि मैं देखती हूँ और उस व्यक्ति का सपोज किसी का नंबर आया 20 या आपका 11 नंबर आता है, तो 11 को भी हम टोटल नाम के टोटल करते हैं, 1 + 1 = 2। तो 2 नंबर आ गया, 2 नंबर चंद्रमा का होता है। यदि व्यक्ति के कुंडली के अंदर चंद्रमा 6ठे, 8वें और 12वें भाव में हुआ, तो उस व्यक्ति का जो नाम है उसको सूट नहीं करेगा और उसको नाम का बैड इफेक्ट मिलेगा। मगर वही चंद्रमा यदि पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 9वें, 11वें भाव में हुआ चंद्रमा, तो उस व्यक्ति को अपना नाम बहुत ज्यादा फलेगा। हमें ये ही अपना हॉरोस्कोप में टोटल करना। अभी यह मैं बात करती हूँ नीतिशिका का, जो नीतिशिका का मैंने हॉरोस्कोप में, हाँ, ये मैं नीतिशिका का हॉरोस्कोप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसका आया था 54 5 + 4 = 9। अब मुझे यहाँ पे देखना है कुंडली के अंदर कि मंगल कैसा है। यदि इस कुंडली के अंदर मंगल अच्छा हुआ, तो इस बच्चे का, इस गुड़िया का जो नाम है वह सही है, वह शुभ रहेगा। नहीं तो वह उसका जो इफेक्ट है, उसके नाम का जो नाम है, वह उसके हिसाब से उसको सही फल नहीं देगा। उसको हमेशा लाइफ में डाउनफॉल आएंगे। जो मंगल के जो कारक तत्व होते हैं, जैसे करेज होना मंगल का है। यदि किसी व्यक्ति का मंगल अच्छा होगा, तो उसमें पराक्रम की कभी भी कमी नहीं आएगी और वह हमेशा किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से वो नहीं होगा। उसको कभी भी जिंदगी में यदि मंगल अच्छा है, तो उसको कभी भी ब्लड से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि मंगल खराब हुआ, तो वो बच्चा कभी भी किसी भी कॉम्पिटिशन्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। उसको गुस्सा बहुत जल्दी जल्दी आएगा और वह अपना गुस्सा कहाँ पे कब दिखाना है उसे यह नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे हमें अच्छा मंगल देखना पड़ेगा कि ये इस बच्चे का मंगल, इस गुड़िया का मंगल अच्छा है कि नहीं। तो मंगल की स्थिति यदि कुंडली के अंदर अच्छी है, तो उस व्यक्ति का नाम शुभ रहेगा। नहीं तो उसको अपने नाम के अंदर कुछ चेंजेस लाने में लाने के अंदर है। अब इसके अंदर रहते हैं कि हम इसको शर्मा को भी यूज कर सकते हैं। यदि मैं शर्मा को भी यूज करती हूँ, तो शर्मा का यदि मैं अल्फाबेट्स जोड़ती हूँ, तो वो 1 + 8 1 + 9 4 1 यानी 24 टोटल आया। एंड 24 = 6। 2 + 4 मैं करती हूँ तो वो आया 6। अब यहाँ पे मुझे शुक्र जो 6 नंबर होता है शुक्र का, अब मुझे शुक्र की स्थिति देखनी होगी कि जो शुक्र है वह किस स्थिति के अंदर है। क्या उसका जो सरनेम है उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। सब जो किसी भी का सरनेम होता है वह उसकी फैमिली की बैकग्राउंड होती है। यानी आपकी फैमिली बैकग्राउंड कितनी स्ट्रांग है, या आपकी फैमिली आपको कितना सपोर्ट करेगी या नहीं करेगी, या आपके लिए वह पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, वह आपका सरनेम बताता है। तो अब मैंने टोटल इसको देखते हैं, तो आया 6 में मैं यहाँ पे शुक्र के अंदर देखती हूँ। शुक्र जो है वह सूर्य, शुक्र, गुरु और राहु के साथ में है। यानी जो शुक्र है वह, जब भी किसी एक चीज मैं आपको जनरल बता देती हूँ, कोई भी ग्रह जब भी राहु केतु के साथ आ जाता है, तो उस समय उसके अंदर नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। यानी कोई भी ग्रह जब भी राहु केतु के एक्सेस में होगा, यहाँ राहु केतु की वहां पे दृष्टि पड़ जाएगी उस ग्रह के ऊपर, तो वहां पे आके वो जो लास्ट में, यानी बच्चे का नाम तो अच्छा है, फैमिली सपोर्ट या फैमिली के साथ उसको जो कुछ हेल्प मिलनी चाहिए या कुछ उसको फायदा होना चाहिए, या शुक्र से संबंधित जो भी उसको मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, वहां पे कहीं ना कहीं कमी आएगी। क्योंकि वहां पे चौथे घर के अंदर ये जो शुक्र बैठा है, यहाँ पे राहु और केतु का समझ में आ गया, क्योंकि केतु देख रहे हैं अपनी 7वीं दृष्टि से और राहु साथ में है, और सूर्य शुक्र मित्र नहीं है,
ज्योतिष के अंदर, इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पे जो शुक्र से संबंधित जो चीजें हैं वहां पे उनको कमी आई। आचार्य जी तो कुंडली और जूम हो सकती है क्या? जूम सर आपको कहिए तो मैं डेट ऑफ बर्थ शेयर करूं? इसमें नहीं चलिए कोई होगी, बात ये सॉफ्टवेयर के अंदर इतना ही होती है, छोटी है। कोई मैं हाँ देखना, आपने अपना बनाया है? आप सबने जी किसी ने बनाया अपना? अजय जी आपने या मयंक आपने? नहीं तो बेटर रहेगा मैं आप लोगों के ऊपर ही प्रैक्टिस करवा दूं। एक बार वो मेन ये है, चार्ट, हाँ जी अगर नाम के चार्ट हम देख लेंगे तो एक बार हम दोबारा बना सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं दिखाती हूँ आपको। ये रहा, इसको याद करने का बहुत अच्छा तरीका होता है कि एक नंबर है AJS, 2 BKT, और इसको आप प्लैनेट के साथ में याद कर लीजिए। एक नंबर सूर्य का है, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर गुरु, 4 नंबर राहु, 5 नंबर मरकरी, 6 नंबर आपका शुक्र, 7 नंबर केतु, 8 नंबर शनि, 9 नंबर मंगल। यदि किसी का भी नाम उसकी जैसे मैं नाम जोड़ा और उसके जो कुंडली के अंदर वह ग्रह यदि पीड़ित हुआ या खराब, कोई भी ग्रह जब भी 6ठे 8वें 12वें घर के अंदर होता है तो वह खराब होता है। जब भी बैठा रहेगा तो उस व्यक्ति को अपने नाम को फेमस करने के अंदर हमेशा दिक्कत आएगी। यानी जितना उस व्यक्ति को नाम अपना काम के अनुसार जितना फेम मिलना चाहिए उसका काम उतना नहीं हो पाएगा। जब भी 6ठे 8वें 12वें ग्रह से संबंधित कोई भी प्लैनेट का न्यूमरोलॉजी का उसका जो हम नाम जोड़ेंगे उसके अनुसार आया। मैं आपको 6ठे 8वां 12वां घर बता देती हूँ कि 6ठा 8वां घर होता कौन सा है। कालपुरुष की कुंडली थी, ये देखिए आप सबको बता देती हूँ। ये पहला घर होता है कुंडली का। आप जिन सबके पास अपना अपना हॉरोस्कोप है प्लीज आप चेक कर सकते हैं। ये कुंडली का दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव थर्ड हाउस लिखा है, 4th हाउस, 5th हाउस, 6th हाउस। 6th हाउस में जोन सी भी राशि लिखी है या कोई ग्रह बैठा है आप सब अपना चेक कर सकते हैं। यदि आपके नाम का टोटल इस ग्रह का टोटल आता है तो वह नाम चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि जो 6ठा घर होता है जैसे इसमें लिखा है एनिमीज का होता है, बीमारियों का होता है और रोग रिपू ये सब का होता है। तो हमें 6ठे ग्रह के नाम वाले ग्रह की अपना जो है नाम कभी भी नहीं रखना चाहिए। 7वां घर है, अब मैं बात करती हूँ 8वें घर की। यदि 8वां घर के में भी बैठे ग्रह या उसकी राशि का जो लॉर्ड है उसका भी नाम का आपके नाम का टोटल यदि उसमें आता है तो वह भी नाम कभी भी शुभ नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति को सडन लॉसेस होते होंगे, ऐसे व्यक्ति को सडन कोई ना कोई मुसीबत आती होगी, उसका पैसा हमेशा डूबता होगा और एक लंबी बीमारी 6ठे हाउस के अंदर कोई भी ग्रह आएगा तो वो छोटी बीमारी दे जाएगा। 8वें घर में जो भी प्लैनेट से संबंधित यदि नाम होगा तो उसको एक लंबी बीमारी हो सकती है, चाहे वो डायबिटीज ही हो चाहे वो बीपी हो, क्योंकि उस व्यक्ति को थ्रू लाइफ मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ेगी। 9वां घर 10, 11, 12। अब मैं बात करती थी 6ठे घर की, मैंने जैसे बात किया 8वें घर की और 12वें घर की। यदि 12वें घर के अंदर कोई भी राशि बैठी है, फॉर एग्जांपल चलो यहाँ पे जैसे 12 नंबर लिखा है तो आपकी कुंडली भी मेष राशि की हो सकती है और यहाँ पे 12 नंबर लिखा हो सकता है। तो यदि 12 नंबर लिखा है
तो यह आपका गुरु की राशि है। यदि कुंडली किसी का भी टोटल 3 आया तो उस व्यक्ति को कभी भी, और उसका गुरु कुंडली के अंदर पीड़ित भी है यानी खराब है, शनि राहु केतु के साथ के अंदर है, तो उसको कभी भी अपना नाम का जो टोटल है वह 3 नहीं रखना चाहिए। यदि वह रखेगा तो उसे जो हॉस्पिटल के चक्कर ज्यादा लगेंगे, जो खर्चे हैं वह बीमारियों पे लगेंगे, या खर्चे कंट्रोल नहीं होंगे। पैसा आएगा जरूर मगर छप्पड़ फाड़ के पैसा चला भी जाएगा। वो जो पैसा आएगा वो तो बूंद बूंद करके आएगा, मगर जो जाएगा वो बिल्कुल बल्क में एकदम से। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोगों ने देखा है वह बीमारियों पे, चाहे खुद बीमार ना हो या घर वालों पे आए ये सब खर्चे वह होते हैं। तो ऐसे चीजें हमें अपने बचना चाहिए। क्या दिखाना है? कालपुरुष की Please कुंडली। comment God. और ये सिर्फ जो न्यूमरोलॉजी है हम उसे सिर्फ अपने लिए ही यूज ना करें। इसको हम अपनी यदि किसी व्यक्ति को अपनी कोई गाड़ी खरीदनी है तो नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं कि नहीं हमें मतलब ये नंबर हमारा फेवरेट है, ऐसे हो जाना चाहिए। नहीं, आपको कई बार गाड़ी खरीदनी है ना तो आपकी कुंडली में जो सबसे अच्छा ग्रह बैठा है, सबसे अच्छा जो ग्रह बैठा है उसके नाम के टोटल का आप गाड़ी खरीद लीजिए। यदि किसी को मोबाइल फोन का नंबर भी लेना है तो वह उस टोटल का लेते हैं, तो आप देखेंगे कि जो सपोज वो बिजनेस फोन है तो उसमें बिजनेस बढ़ने लग जाएंगे। या उस पर्सन को अपना सोशल किसी मीडिया वगैरह या कहीं पे काम करता है तो उसको कोशिश करना चाहिए कि 7 नंबर देखे। 7 या आपको वीनस का नंबर देखना चाहिए। जो ज्यादातर मिल जाता है वो जुपिटर और वीनस के नंबर ज्यादा अच्छे शुभ माने जाते हैं। ये प्लेनेट इतनी जल्दी खराब नहीं होते, मगर यदि इनका संबंध 6, 8वें और 12वें घर से बनता है तो कभी भी उस नंबर की गाड़ी तो कभी मत खरीदे, क्योंकि वह एक्सीडेंट वगैरह, 8वां घर हो गया तो एक्सीडेंट वगैरह भी दे जाता है। तो 8वें घर का स्पेशल प्लेनेट का नंबर का टोटल देख लें कि 8वें घर का जो भी ग्रह बैठा है उसके नंबर का तो कम से कम वह ना ही आए। और कोशिश करें, यदि सबसे जो अच्छा ग्रह बैठा है वो आप किसी ज्योतिष से भी पूछ सकते हैं। यदि आप थोड़े कोई एस्ट्रोलॉजी वगैरह जानते हैं तो वह देख लीजिए कि किसी भी पापी ग्रह की उसमें दृष्टि ना आए या वह 6, 8वें 12वें घर में ना बैठे। कोशिश करें कि वह जो ग्रह है केंद्र में हो। केंद्र, ये जो पहला घर, चौथा घर, 7वां और 10वां घर है, यह हमारा केंद्र माना जाता है। इनमें बैठे ग्रह हमेशा अच्छे फल देते हैं। दूसरा, आप 5 ये वाले घर में जो 5वां घर है इसके अंदर भी बैठे ग्रह अच्छे फल देते हैं। और ये हमारा भाग्य का घर होता है 9वां घर, इसमें बैठे ग्रह भी अच्छे फल देते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए जो यहाँ पे बैठा ग्रह है या बैठी राशि है आप उसके नंबर का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। कोई घर लेना है या आपका घर का कोई, सपोज आप घर तो खरीद चुके हैं मगर घर चेंज नहीं कर सकते, तो आप, और वो आपके घर के अनुसार, आपके नाम के अनुसार सपोज मैच भी नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आप कोशिश ये करिए कि उसके आगे या कुछ उसमें ऐसा नंबर जोड़ दीजिए, अपने उसी में लिख दीजिए, साइड में लेटर बॉक्स के आसपास कहीं पे वो नंबर लिख दीजिए जो टोटल आपके जो लकी जो नंबर है आपके प्लैनेट का वो टोटल वह बन जाए। हमारा न्यूमरोलॉजी करवाने का जो मेन मोटिव यही है कि हम अपना नाम ऑफिशियली चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आज के टाइम पे सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वह बन चुके हैं। मगर यदि किसी का 6, 8वें 12वें घर या राहु और केतु की एक्सिस में बैठे प्लेनेट के साथ में कोई ऐसा नंबर बन रहा है तो आप अपने नाम में ज्यादा चेंजेस ना करिए, कुछ जोड़ के या कुछ ऐसा कुछ नंबर जोड़ लीजिए जो आपके केंद्र में कोई प्लेनेट हो, या त्रिकोण में, जो त्रिकोण जैसे मैंने बताया था, पहले घर, 5वें घर और 9वें घर के में बैठे ग्रह का नंबर वह टोटल हो जाएगा। तो वह आपको जो
कोई भी चीज होगी, चाहे आपका घर हो, चाहे मोबाइल फोन हो, इवन आपका ऑफिस का कोई नंबर है, तो वो है आपके लिए फ्रूटफुल, ज्यादा बिजनेसमैन या उस घर के अंदर रहने वालों के अंदर मधुरता बहुत ज्यादा बन जाएगी। जरूरी नहीं है कि राहु का नंबर वाला व्यक्ति खराब होता है और एक नंबर वाला व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। यदि किसी का एक नंबर है और उसका जो सूर्य है वह खराब स्थिति के अंदर बैठा है, तो वह व्यक्ति अपने आप को कभी प्रेजेंट, मतलब अपने आप को कभी भी, उस व्यक्ति को कभी भी नेम और फेम नहीं मिलेगी। वह हमेशा डिमोरलाइज होता रहेगा, उसको हमेशा अपने आप में हीन भावना रहेगी, चाहे एक नंबर आ गया टोटल। मगर सूर्य होने का मतलब ये नहीं है कि उसको वो सारी चीजें मिलेगी, क्योंकि सूर्य उसका खराब था। सूर्य हो सकता है राहु केतु के एक्सेस में हो सकता है सूर्य उसका छठे, आठवें, 12वें घर के अंदर हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमें उसके सूर्य का नंबर, हमें एक नंबर नहीं चाहिए, हमें वह ग्रह ढूंढना पड़ेगा जो कुंडली में बेस्ट हो। कई बार हम, कोई व्यक्ति ऐसे बिजनेस में होता है, जैसे पॉलिटिशियन हुआ या शेयर मार्केट, उन लोगों को अच्छे राहु की जरूरत है, यानी उसको, उन लोगों को 4 नंबर की जरूरत होती है। और यदि राहु कई बार अच्छा भी बैठा होता है, तो राहु यदि छठे घर के अंदर है, तो वहां पे राहु उस व्यक्ति को दे जाएगा, उसके आगे कोई भी उसका जो दुश्मन है वह कभी टिक नहीं पाएगा। छठे, 8वें, 12वें घर के अंदर यदि मैं बात करूं, तो राहु सबसे अच्छा फल अपना छठे भाव के अंदर दे देगा। और यदि उस केस में किसी का टोटल 4 आ रहा है और राहु छठे घर में बैठा है, और वो, उसको अपने नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने नाम को वैसे ही रखे, उसके आगे कोई भी व्यक्ति बोल नहीं पाएगा। उसने जो चीज अपने घर में यदि फाइनल कर दी कि ये चीज होनी है, तो वही चीज होगी। यदि उसने ऑफिस के अंदर कोई डिसीजन ले लिया, तो वही होगा। तो ये काफी पॉजिटिव राहु की भी निशानी है, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स राहु ही सोच सकता है। जो एक आम इंसान होगा वो तो सिर्फ रूढ़िवादी वैसे ही चलता रहेगा। किसी रिसर्चर जितने भी होते हैं, उनके लिए राहु बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो चीज सोचते हैं जो एक आम इंसान या जनरल पब्लिक नहीं सोच पा रही है। आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की उनके पास ताकत होती है। इसलिए कई बार हमें हमेशा राहु के नंबर से डरना नहीं है, मगर राहु देखना ही, राहु सही है और हमारी फील्ड भी उसके अनुसार है, तो हमें राहु का नंबर जो 4 है वह सूट करेगा। मगर जैसे मैंने भी एग्जांपल दिया, सूर्य का नंबर बहुत अच्छा है, मगर सूर्य खराब है, तो उस व्यक्ति को सूर्य का नंबर अपने पास नहीं रखना चाहिए, और उसको खराबी करेगा, उसके अंदर, खुद के अंदर हीन भावना आ जाएगी। वह कभी भी अपनी मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट को, वो सेल्फ रिस्पेक्ट ना लेके अपनी ईगो ले जाएगा, और अपनी ईगो के कारण वह काफी सारे अपने रिलेशंस खराब करेगा, अपना बिजनेस खराब करेगा, कि मेरे को बड़ी जॉब मिलेगी नहीं, बड़ी जॉब मिल नहीं रही है, छोटी जॉब मैं करूंगा नहीं। ऐसे लोग ना कहीं पे टिक के जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो है अपनी रिस्पेक्ट है कि नहीं, ये मेरे लेवल का नहीं है। वैसे ही ये इश्यू उनको अपनी फैमिली लाइफ के अंदर भी आता है कि मेरे को इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी गई, मेरी बात नहीं मानी गई। इस कारण उन लोगों का जो ईगो है, उसकी वजह से उनके जो रिलेशंस हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, वह भी खराब होता है। अब उसी तरीके में बात करूं, चंद्रमा कहने के लिए तो बहुत अच्छा है, मन का कारक है, पैसे का कारक है, और अच्छा मतलब सोच देता है। मगर यदि किसी का नंबर 2 आता है, मगर उसका चंद्रमा छठे, 8वें, 12वें घर में बैठा है, या राहु केतु के साथ बैठा है, या राहु केतु की दृष्टि उस पर पड़ रही है, तो उस व्यक्ति को वो इतना ज्यादा डिप्रेस रहता होगा, वो अकेले में रोता होगा, और वह अपनी बात, दिल की जो बात है, वह कभी कह नहीं पाएगा। उसके मन में ख्याली पुलाव तो बहुत बनेंगे, मगर वह कभी भी अपनी जो दिल की बात है, बात करने के लिए सोचेगा कि मैं किसी को बता दूंगा तो दुख होगा, कभी ये चीज होगा तो दुख होगा। वो जो दुख होगा दूसरे को करने के चक्कर में खुद डिप्रेशन में चला जाता है, और वो एवरी टाइम, उसकी इंट्यूशन पावर इतनी ज्यादा वीक होती है, उसको ये नहीं पता चलता कि उसके साथ लोग धोखा कर रहे हैं, लोग उसको
सामने से डिच करेंगे, बार बार पैसे मांग के डिच करेंगे, कुछ करेंगे, उसको ये पता तो है कि हाँ, मगर वह अपने इमोशंस को कंट्रोल ना करके जान के अपना नुकसान भी ऐसा व्यक्ति करता रहता है। वो बैलेंस नहीं, इमोशंस को बैलेंस करना आना चाहिए। इमोशंस होने जरूरी है, इमोशंस होना एक इंसान की निशानी है, मगर इमोशंस के अंदर बह जाना, अपना नुकसान कर देना, यह एक अच्छे चंद्रमा की निशानी नहीं है। तो यहाँ पे 2 नंबर उसको सूट नहीं कर रहा, तो उस व्यक्ति को अपने नाम के अंदर चेंजेस करके उस प्लेनेट को ढूंढना चाहिए जो उसकी कुंडली में सबसे अच्छा हो। अब मैं बात करूंगी 3 नंबर की। 3 नंबर जो हो, जैसे मैंने बताया, गुरु का नंबर है, ज्ञान का नंबर है। ऐसे व्यक्ति को बहुत नॉलेज होती है, चाहे वह कम पढ़ा लिखा हो, उसमें आत्मविश्वास की कभी कभी कमी नहीं होगी। उसको ये होता है कि चलो ठीक है, मैं पढ़े लिखे लोगों के बीच में जरूर बैठा हूं, चाहे वो 10th 12th पास हो, मगर वह पोस्ट ग्रेजुएट लोग हो या एमबीए किया हो या किसी भी उसके अंदर सोसाइटी के अंदर बिठा दिया जाए, लोग उसकी बात सत्संग की तरह सुनेंगे और यह मानेंगे इस व्यक्ति को बहुत ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के पास नॉलेज का भंडार होता है। अब इसी के अपोजिट मैं लूं, यदि किसी व्यक्ति का गुरु खराब स्थिति में बैठा, जैसे मैंने बताया 6ठे 8वें 12वें घर में बैठी, ये सिंपल सा फंडा है। 6ठे 8वें 12वें घर के अंदर बैठा ग्रह है और राहु केतु के एक्सेस के अंदर बैठा गुरु चंडाल योग भी एक तो बना दिया उसने। यानी वो व्यक्ति, चाहे अब मैं इसके अपोजिट में बोलती हूँ कि वो व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा पढ़ लिख भी लिया होगा, उसको अपनी पढ़ाई का कभी फायदा नहीं होगा, और वह अपनी पढ़ाई का फायदा, यानी जब उसको बोलने का टाइम आएगा उसको कभी भी शब्द नहीं मिलेंगे, वह उस अपने ज्ञान को यूज नहीं कर पाएगा। और हमेशा आप ऐसा देखेंगे, वह ऐसे लोग हमेशा अपने गुणों का मतलब हमेशा बुराई करते हैं कि हमें गुरु अच्छे नहीं मिले, हमें ऐसा नहीं मिला, हमें अरे सब गुरु ने धोखा कर दिया। ऐसे लोग हमेशा गुरु का करेंगे, और उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं वह भी कहीं ना कहीं दुखी रहते होंगे। ऐसे लोग अपने कहीं ना कहीं जो दादा या परदादा होते हैं उनका भी नाम सोसाइटी में ऐसा कोई काम करते हैं जिनसे उनका नाम खराब होता है। तो यह अच्छे गुरु और बुरे गुरु की निशानी है। फैटी लीवर्स, अब मैं हेल्थ के पॉइंट से लूं, ऐसा व्यक्ति यदि कोई स्लिम ट्रिम है और एक्टिव है और तो उसका गुरु अच्छा है। यदि उसकी तूंद निकली हुई है, पेट है, टमी निकली हुई है, गुरु तो उसका भी है, मगर उसका गुरु खराब स्थिति के अंदर बैठ गया है, यानी वह उस व्यक्ति ने या खुद अपने खान पीन से या किसी वजह से खराब किया है, या उसका गुरु खराब स्थिति के अंदर हो गया, तो ये एक खराब गुरु की निशानी है। इसके लिए आपको देखने की जरूरत नहीं है कि मेरा गुरु खराब है। और ऐसे लोगों के घर का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, सेंटर पॉइंट में कहीं ना कहीं वास्तु दोष भी आप मिलेगा, कि वास्तु दोष ऐसे लोगों के घरों के ब्रह्म स्थान के अंदर मिलता है जिनका गुरु खराब रहता है। अब मैं बात करती हूँ 4 नंबर की। 4 नंबर जो नंबर है वह राहु को डिनोट करता है। राहु है आज के जो कलयुग के अंदर है, राहु एक ऐसा प्लेनेट है, प्लेनेट तो नहीं, वो छाया ग्रह है जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की मतलब शक्ति है उसके अंदर, जो एक आम इंसान नहीं सोच पाएगा। राहु जो न्यूमरोलॉजी का जो नंबर होगा, डोमिनेटिंग नंबर होगा, वह व्यक्ति के अंदर सोचने की ताकत होगी। रिसर्चिंग नेचर के होते हैं राहु वाले, वह इतनी जल्दी किसी पे विश्वास नहीं करते। राहु वाले जो भी 4 नंबर वाले होंगे, एक उनको प्लानिंग की, ऑर्गेनाइजेशन की, यदि वह डिसिप्लिन में, अच्छे राहु की निशानी होगी कि वह डिसिप्लिन में काम करते होंगे, उनकी एक रूटीन होगी, उनका एक दिनचर्या होगा कि हमें आज सुबह उठ के ये काम करना है, और वह उसके एक इटनरी बनाते होंगे, उसको एक टाइम टेबल मेंटेन करते होंगे। यह एक अच्छे राहु की निशानी है। और वह रात को सोने से पहले उस प्लानर को टिक करके सोते हैं कि हमने ये काम आज रखे थे अपने रूटीन के अंदर, हमारे कितने काम हुए और कितने काम नहीं हुए, और वह जब तक वो वाला काम जो लास्ट वाला काम है, सपोज नहीं हुआ XYZ रीजन से, वह जब तक कर नहीं लेंगे तब तक उनको नींद नहीं आएगी। उनका टारगेट होता है ना, राहु का क्या टारगेट था कि हमें अमृत पीना है,
जब तक उसने चाहे वो मर उसके बाद चाहे वो उसकी गला काटी है, मगर उसने अमृत पिया क्योंकि उसको पता था कि उसे वो गलत कर तो रहा है, मगर उसने जो करना था वह किया। अब इसी की जगह खराब राहु हुआ, किसी व्यक्ति का राहु खराब है, तो राहु खराब है तो उसके अंदर क्या जाएगा, सपोज किसी का 5वें घर के अंदर राहु है या 9वें घर के अंदर राहु है या 11वें घर के अंदर राहु हुआ या 12वें घर के अंदर राहु है, तो ये खराब राहु की निशानी है। या दूसरे घर के अंदर राहु का, तो ऐसे व्यक्ति का पहली बात तो कभी भी इनकम नहीं होती है। इनकम होगी और इनकम होने से पहले खर्चा हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति की जो बच्चे होते हैं उसको कभी भी आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, उनकी भी सोच हमेशा थोड़ी डिफरेंट ही रहती है और वह हमेशा सोसाइटी के अगेंस्ट रह के कोई काम करते हैं, सब चाहे वो शादी हो या रीति रिवाज मानना होगा, कुछ भी है, ये खराब राहु की निशानी है। उनमें जल्दी लालच आ जाता है या आपको वह टिक के कोई काम नहीं करते होंगे, अभी थोड़ी देर ये काम किया, इसमें फायदा नहीं हुआ, इमीडिएटली जॉब है या कोई बिजनेस है उसको चेंज कर लिया, यह खराब राहु की निशानी है। अच्छे राहु और खराब राहु के अंदर यही है कि जो अच्छे राहु वाला होगा वह उसका एक टारगेट होगा, जैसे अर्जुन का था टारगेट कि उसको जो चिड़िया की आंख के अंदर तीर लगाना है, वो एक अच्छे राहु की निशानी है। और जो खराब राहु होगा वो भटकने वाला होता है, वो इधर उधर, अच्छा ठीक है 1 महीना यहाँ पे काम किया नहीं मिला, अच्छा दूसरा व्यक्ति ने ये वाला काम मेरे साथ स्टार्ट किया था, वो उसमें उसको देखो जल्दी हो गया, राइज कर गया या उसको प्रॉफिट हुआ, तो वह अपना चलता हुआ काम छोड़ के दूसरे व्यक्ति के जो काम है उसको ज्वाइन करने लग जाएंगे, फिर उसमें वो नुकसान होगा। वो कुछ समय के बाद ऐसे व्यक्ति बार बार आके अपना काम छोड़ते हैं और एक वृद्धावस्था के अंदर बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती है क्योंकि उन्होंने जिंदगी में कभी भी कुछ नहीं जोड़ा होता। अब आता है 5 नंबर मरकरी का है। मरकरी एक ऐसा प्लेनेट है जो हमेशा न्यूट्रल रहता है, यदि उसको अच्छा बनाया भी जा सकता है, उसको खराब भी बनाया जा सकता है। सबसे खराब जो बुध होता है वह 8वें और 12वें घर के अंदर बुध सबसे ज्यादा खराब भी मतलब मानी जाती है। यदि 12वें घर के अंदर बुध है तो उस व्यक्ति को गलती से भी, गलती जिसको कहते हैं, अपना नाम जो बुध के जो लेटर्स हैं उन पे कभी भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसको कभी भी अपने इंटेलिजेंस का, उसको कभी भी अपनी बुद्धि का फायदा नहीं होगा। उसके घर में बहन, बुआ, बेटी हमेशा दुखी रहती होंगी। ऐसे व्यक्ति को अपने टारगेट कुछ नहीं होता, उसको अपने लक्ष्य ही नहीं, लाइफ का ही टारगेट नहीं पता होता कि उसको करना क्या है, जिंदगी भर भटकता रहता है और उसको हर काम के लिए दूसरों की मदद की जरूरत पड़ती है और अपना इमोशंस वह कंट्रोल नहीं कर पा सकता, उसको अपनी जो स्पीच है, भाषा है, उस पर कंट्रोल नहीं रहता कि कब किसको कितनी बात कहनी है या नहीं कहनी। और बाद में ऐसे जातक बहुत पछताते हैं कि हमारे मुंह से यह शब्द निकल क्यों गया, गलती से निकल गया, जब उनका काम वो खराब हो चुका होता है। इवन आपका यदि बुध खराब है तो आप अपने मोबाइल का नंबर भी गलती से भी 5 टोटल ना हो, यह चेक जरूर कर लें, क्योंकि जो 5 नंबर है वो वैसे ही कम्युनिकेशन का कारक है, बातचीत का है, और मोबाइल है वहां पे कम्युनिकेशन हो रही है। प्लेनेट ऑलरेडी खराब है कुंडली के अंदर और आपका नाम भी खराब सपोज है, तो आपका मोबाइल आज के टाइम पे बिजनेस का मीडियम बना हुआ है, तो उसमें ऑर्डर्स कैंसिल होंगे या उस ऐसे व्यक्ति के हमेशा कुछ ना कुछ, मोबाइल भी खराब हो सकता है या मोबाइल पे जब वो बात करेगा उसको हमेशा नुकसान रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, उसको बहुत ज्यादा ध्यान करके सोचना चाहिए कि मेरे को कौन से प्लेनेट से, छठे घर मतलब मैं 12वें घर के बुध के लिए स्पेशल ये मतलब ये वार्न करती हूँ कि 12वें बुध वाला व्यक्ति कभी भी बुध के लेटर्स
जितने भी बुध का जो 5 नंबर का जो लेटर्स जो शुरू होते हैं, कम से कम अपना उससे तो नाम शुरू ना करें, क्योंकि नाम भी खराब हो जाएगा। लेटर्स यानी आपके काम की शुरुआत यदि खराब ग्रह से ही है तो एंड वो बाद में निकाला जाएगा कि वो सही होगा कि नहीं होगा, मगर कोशिश करिए कि आपका जो फर्स्ट लेटर है वह तो आपके ग्रह का पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ग्रह से आपका लेटर स्टार्ट हो। फिर अब आता है 6 नंबर का। 6 नंबर जैसे मैंने बताया शुक्र का होता है, वीनस का है, और इसका छोटा सा देखना है एग्जाम्पल्स हमें, तो हमें ऐसे देख लेना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति बहुत अच्छी घर के अंदर रहता है मगर उसको गाड़ी का सुख नहीं मिलता, अच्छे घर का सुख नहीं है उसकी किस्मत में, अपने स्पाउस के साथ उसके अच्छे रिलेशंस नहीं है, या उसकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, या उसकी संगत बहुत जल्दी खराब हो जाती है, उसको गलत लोग जल्दी मिलते हैं, तो यह खराब शुक्र की निशानी है। तो ऐसे लोगों को, और वह गलत आदतों में, खराब शुक्र वाले लोग गलत आदतों के अंदर बहुत जल्दी पड़ जाएंगे, यानी किसी को दिखाने के चक्कर में वह सिगरेट स्मोकिंग ये सब करना जल्दी स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वह सोसाइटी के अंदर अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। लाइमलाइट में एक होता है अच्छे सेंस में लेके आना, एक होता है खराब सेंस में लेके आना। जान के फटे, जैसे आजकल के फैशन के कपड़े हैं वैसे जान के पहना कि लोग उसको आई कैची होगी, हाँ ठीक है, देखिए देखिए लेटेस्ट फैशन की जीन्स है, या आजकल ये लेटेस्ट कट्स वाला चल रहा है डिजाइन। तो आप खराब कपड़े पहन के भी अपने शुक्र को खराब करते हैं। अपने ड्रेसिंग सेंस को हमेशा ध्यान रखिए, अच्छे कपड़े पहनिए, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, प्रेस किए हुए कपड़े जरूर पहनिए। जिसका शुक्र खराब होता है वह अनप्रेस्ड कपड़े पहनता है, छोटा सा एग्जाम्पल है। और उसके वार्डरोब को जब खोला जाएगा, उसका उथल पुथल होती है, उसको अपने अलमारी के अंदर ही अपनी चीजें नहीं मिलेंगी, बिल्कुल भी अरेंजमेंट उसके अपनी वार्डरोब से रिलेटेड नहीं होगा, उसको फैशन का नहीं होगा, उसको सजने संवरने का बिल्कुल शौक नहीं होगा। ये खराब शुक्र की निशानी है। और अच्छे शुक्र का निशानी क्या होगा कि वो वेल ड्रेस होगा, फटा फुटा नहीं है मगर लेटेस्ट फैशन हो सकता है, मगर उसके ड्रेसिंग सेंस को लोग बात करते होंगे कि उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही थी, या उसका लाइफ बहुत अच्छा है, चाहे वह मिडिल क्लास फैमिली या लोअर मिडिल क्लास से है, उसको ऐसे घर के अंदर या ऐसी जगह पे नौकरी मिल जाएगी कि उसको गाड़ी वाड़ी खुद पिकअप ड्रॉपिंग सारी चीजें मिलेंगी। यानी जितनी भी चीजें हैं सुख वाली, जहां पे वर्ड लाती हूँ कि मटीरियलिस्टिक वर्ड, यानी इस संसार में जीने के लिए भी जो भी सुख की जो चीजें एक व्यक्ति सोचता है कि मुझे ये चीजें मिलनी चाहिए, उसको चाहे अपने परिवार से मिले ना मिले, बाहर से जरूर मिल जाएगी। ऐसी जगह पे उसको काम मिल जाएगा, या ऐसी जगह पे रहना शुरू कर देगा जहाँ पे उसको ये सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, और उसको उसका जो उसकी कभी भी उसकी बॉडी में से कभी भी स्मेल नहीं आती होगी। खराब शुक्र की निशानी ये होती है कि उनकी बॉडी से स्मेल आती है। अच्छे शुक्र की ये निशानी होती है कि कभी भी, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो, उन लोगों के बॉडी से उनके पसीने की कभी भी बदबू नहीं आएगी, और वो डिओ परफ्यूम ये सब का इस्तेमाल अच्छा सा अच्छा करते हैं। अब मैं बात करूंगी, तो खराब शुक्र है सपोज, ठीक है, तो वह अपना नंबर 6 पे मत रखें। छठे घर के अंदर यदि शुक्र बैठा है और उसका टोटल यदि 6 आ गया, तो उसको अपने नाम को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह हमारे स्पाउस का घर है, इससे 12वां घर उससे खत्म का है, यानी स्पाउस के साथ रिलेशंस खराब होने के भी बहुत सारे चांसेस हैं। दूसरा, ये बीमारियों का भी घर है, तो डायबिटीज वगैरह ये सब जो जितनी भी लीवर से संबंधित, नॉट डायबिटीज हियर, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है यदि वीनस यहाँ पे बैठा है। और यदि 8वें घर के अंदर या 12वें घर के अंदर 6, 8, 12 मेरे साथ जितने भी सेशन करेंगे, 6, 8, 12 में बैठे ग्रह के कोई भी आप नंबर या प्लैनेट की कोई भी चीजें मत यूज करिए, ठीक है। अब 7 नंबर है, 7 नंबर केतु का नंबर है, केतु का नंबर है, मगर ये केतु चाहे ये राक्षस ग्रह माना जाता है, राक्षसी छाया ग्रह है, मगर यह
एक इंसान को स्पिरिचुअलिज्म की साइड भी लेके जाता है, अध्यात्म की साइड लेके जाएगा, उसको अध्यात्म की साइड मतलब जितनी भी स्पिरिचुअल की चीजें हैं, सत्संग होना या भजन, अपने दिल से अच्छा मतलब लोगों की सेवा करनी, हमेशा ये भावना रहेगी। और यदि उसका शुक्र खराब है तो वह दिखावा जरूर कर सकता है अध्यात्म होने का कि मैं मतलब धार्मिक हूँ, मगर वह अध्यात्म में कुछ नहीं होगा, उसका हमेशा ध्यान शुक्र की साइड होगा, यानी मटेरियलिस्टिक चीजों की साइड उसका ध्यान जाया करेगा, उसको पूरा भगवान पे विश्वास नहीं होता। जब भगवान लगता है कि हाँ ठीक है, भगवान ने ये चीज मेरी विश पूरी कर दी है, तो थोड़ी देर के लिए भगवान पे विश्वास हो गया, फिर उसके बाद दूसरी इच्छा नहीं की, भगवान पे विश्वास हट गया। तो ऐसे केतु है, यदि केतु किसी का खराब होता है तो उस व्यक्ति को बार बार चोटें जरूर लगती हैं, उसको एक्सीडेंट्स बहुत जल्दी होंगी, उसकी सर्जरी के छोटी एज में भी सर्जरी या टांके जैसे कहीं गिर गया था और एक दो स्टिचेस लग गए, ये खराब केतु की निशानी है। और कई बार उसकी वाणी जो होगी वो इतनी जैसे होगी, लोग कहते हैं ये तो काटता है टाइप का, कि हमेशा बोलने से पहले ऐसा है कि दिल को चुभ जाती है, तो उसकी वाणी ऐसी हो सकती है, खराब केतु की निशानी है। उसके बॉडी पे ज्यादातर कट्स के निशान, चोट के निशान ये हैं। तो और उसके प्राइवेट पार्ट्स में से संबंधित भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है। उसको अपना ऐसे यदि केतु खराब होता है और वो सपोज 6th 8th या 6th 8th हाउस में हुआ, यहाँ पे केतु 12th हाउस में अच्छा है, 6th और 8th हाउस के अंदर केतु खराब दे देगा। 8th हाउस के अंदर स्पेशली नेवल से नीचे के जो रोग हैं वो उस व्यक्ति को होते हैं। लेडीज हैं तो उनको कंसीव करने के अंदर दिक्कत आ सकती है, या यूरिनल क्या नाम है इन्फेक्शन है, बहुत जल्दी जल्दी लगता होगा, इस तरीके से ये सारी दिक्कत आती है। अब आएगा ये 7 नंबर है, यदि आपका केतु अच्छा है, 12वें घर के अंदर केतु अच्छा, जैसे मैंने बताया अच्छा है, और यदि 12 घर के अंदर है तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप सब कुछ छोड़ के स्पिरिचुअलिज्म की साइड चले जाएंगे। वो आपके एक ऐसा व्यक्ति जिंदगी में जब पैदा होता है तो वो मोक्ष की बातें करेगा, यानी मोक्ष को ढूंढेगा कि मेरा जो ये जन्म हुआ है वह सिर्फ खाने पीने सोने के लिए नहीं है, वह मेरे को भगवान की खोज के लिए अपनी जिंदगी को निछावर कर देती है। और अब मैं बात करूंगी 8 नंबर की। 8 नंबर होता है शनि का। शनि को जस्टिस कहा जाता है, ये हमारे पूर्व जन्म के जो हमने कर्म किए हैं उनको भोगने के लिए, ये हमारे को एक, चाहे अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं, ये हमारे कुंडली को देख के डिसाइड होता है शनि की स्थिति क्या है। यदि शनि की स्थिति अच्छी है कुंडली के अंदर तो इसका मतलब है कि जो व्यक्ति है पिछले जन्म के अंदर अच्छी कर्म करके आया है और उसको दुख भोगना नहीं पड़ेगा इतना, क्योंकि शनि को कालिदास ने भी दुख का कारक बोला है, यानी दुख मिल रहा है तो वहां पे कहीं ना कहीं शनि का रोल आ जाएगा। और शनि जो है वह यदि किसी कुंडली के अंदर खराब है, 6ठे 8वें 12वें घर के अंदर है शनि, और या वो राहु केतु के एक्सेस के अंदर आ जाएगा। यदि शनि 5वें घर के अंदर आया, सबसे खराब जो शनि है वह 5वें घर के अंदर माना जाता है, यदि 5वें घर के अंदर आया तो यह बताता है कि आप एक तो पुत्र दोष हुआ, दूसरा व्यक्ति के पिछले जन्म के अंदर कुछ ऐसे कर्म किए होंगे जो उसको भोगना अपने संतान के रूप में भी होगा। उसको संतान से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो सकती है, संतान मतलब कंसीव करने के अंदर दिक्कत आ सकती है, या संतान उसको बहुत ज्यादा दुखी कर सकती है, या उसको अपने संतान से रिलेटेड या पेट से रिलेटेड भी मैं बोलूंगी इंटेस्टाइन से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है। और यदि शनि राहु केतु के साथ में है तो उस व्यक्ति को कैंसर तक के योग बनते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के योग बनते हैं। और यदि किसी का है, जैसे मैंने बताया ये भाव हैं और ये कॉम्बिनेशन भी आ गया तो उसको हम लोग स्ट्रिक्टली बोलते हैं कि अपने नाम का टोटल या अपनी लाइफ के अंदर कम से कम 8 नंबर को यूज करें, चाहे वो गाड़ी से संबंधित हो क्योंकि वहां पे एक्सीडेंट्स के योग बन सकते हैं,
या शनि एक लंबी बीमारी भी देते हैं, वहां पे लंबी बीमारी का भी योग बन सकते हैं। संतान से संबंधित प्रॉब्लम है वह हो सकती है। तो बेटर या मैरिड लाइफ के लिए भी खराबी है। तो यह एक एज गाइडेंस हम लोग एस्ट्रोलॉजर देते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि खराब है और आपके नाम का टोटल यदि 8 आ रहा है, 8 कैसे भी आ सकता है, 44 भी हो सकता है, 4 + 4 = 8 आता है, या आपका 3 + 5 35 भी किसी का टोटल आता है तो भी 8 होता है। तो और शनि खराब है तो आप उसको नाम को इमीडिएटली चेंज करने का एक एडवाइस दी जाती है कि वह चेंज कर लें, क्योंकि जो शनि की बीमारी आती है ना वो स्लो आती है मगर लंबी बीमारी आती है, और वह स्पेशली वृद्धावस्था में आ गई तो वह बहुत ज्यादा पीड़ादायक होती है, जिसको उस टाइम पे रेमेडी इतना ज्यादा काम नहीं भी करती है। फिर आता है नॉन नंबर। नॉन नंबर हमारा जैसे मंगल का है। मंगल हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है ब्लड है, मंगल हमारा एग्रेसिव भी है। यदि व्यक्ति का मंगल अच्छा है तो उसके अंदर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। उसको हर काम के अंदर मतलब वह ढीला डाल रही है, अच्छा ठीक है कर दूंगा ऐसे नहीं बोलेगा, वह बोलेगा अच्छा ठीक है अभी करते हैं, इमीडिएटली इनिशिएटिव लेगा। कोई भी कंपटीशन है, अच्छा ठीक है आई विल टेक द पार्टिसिपेट, चाहे उसको आता है नहीं आता। ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्स भी बहुत अच्छा, स्पोर्ट्समैन या स्पोर्ट्स वुमन बहुत अच्छा होगा। ऐसे व्यक्ति में एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति को हमेशा उसके ब्रदर के साथ सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा व्यक्ति यदि मंगल अच्छा है तो उसको प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी फायदा होगा। अब इसके अपोजिट में बात करती हूँ, यदि कुंडली के अंदर मंगल चौथे घर के अंदर भी है, क्योंकि यहाँ पे मंगल के लिए एक्सेप्शनल केस है, छठे 8वें 12वें भाव को छोड़ के बता रही हूँ कि मंगल यदि चौथे घर के अंदर है, 8वें घर के अंदर है, यदि 12वें घर के अंदर है मंगल, यह मंगल बहुत ज्यादा खराबी देने वाला मंगल आता है। ऐसे व्यक्ति का मंगल यदि चौथे घर के अंदर, 8वें घर में या 12वें घर के अंदर आए तो उसको लिटिगेशन का, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या लीगल मैटर्स, उसको अपने कभी भी घर का सुख नहीं मिलेगा, वह घर से बाहर ही रहेगा, चाहे वो ट्रेवलिंग करता रहे जिंदगी भर। मगर जैसे कहते हैं कि घर के अंदर जाके थोड़ा सुख की नींद लेना, उसकी जिंदगी में किस्मत में सुख नाम की चीज, घर का सुख नाम की चीज नहीं है। बाहर चीजें मतलब बाकी की चीजों का फायदा उठा सकता है, मगर बार बार एक्सीडेंट्स के योग, क्योंकि मंगल हो गया जैसे ब्लड है तो उसका ब्लड किस बहाने निकलेगा। ऐसे लोगों को एडवाइस दिया जाता है कि वह ज्यादा से ज्यादा अपना ब्लड डोनेट करें, कि जो मंगल है, बैड मंगल है वह निकले और गुड मंगल है वह जागे। तो मंगल वालों के लिए, शनि वालों के लिए ये स्पेशल मेरी एडवाइस रहती है कि वह देख के, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट जहाँ पे बात आ रही है, क्योंकि जो वो हमारे हाथ में नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों को अपनी कुंडली दिखाकर ही अपना नाम का करेक्शन करवाना चाहिए कि मेरा मंगल सही है या गलत है। और आप जैसे मर्जी, जो भी आपका फेवरेट मतलब जो भी प्लेनेट है आया इस कुंडली के अंदर दिखता है, तो उसमें आप उस नंबर का टोटल अपने नाम में चाहे AA डालिए, BB डालिए, CC डालिए या कुछ भी करके, और फर्स्ट लेटर के अंदर कोशिश करिए कि अपने पेरेंट्स का कुछ ऐसा लेटर जोड़ लीजिए, सो दैट आपको सन और मून की ब्लेसिंग्स, जो हमारी आत्मा का कारक है या हमारे नेम होम का कारक है, मगर ये भी तब देखिए सन और मून तब है जब आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और सूर्य, सन एंड मून सही हो। नहीं है तो कभी भी मैं ये एडवाइस नहीं करूंगी कि आप और उसको करें, और इसको आपको बिल्कुल। ऑफिशियली करने की जरूरत नहीं है। आप इसको जो भी आप अपना नाम चेंज करते हैं, आप उसको 21 दिन तक 108 बारी, एक आप अपना नोटबुक वगैरह ले लीजिए या कुछ ले लीजिए, आप उसको डेली लिखिए और जाके बोल बोल के लिखना है, विद स्पेलिंग्स बोलना है। उसको लिख के जाके मंदिर में जाके चढ़ा के आ जाइए। लास्ट में जब पूरा हो जाए, 21 दिन का आपका एक नोटबुक पूरी हो गई, जाके उसको मंदिर में जाके अपने नाम को चढ़ा के आ जाइए, कि आपको वहां पे जाके भगवान की ब्लेसिंग्स भी मिले। जी, बहुत ही शानदार अभी तक हमने समझा है इसको। आगे क्योंकि अब समय कम है और
आगे हम आज तो हमने ये जान लिया कि कौन कौन से ग्रह किस किस नंबर से और उनके क्या फायदे और नुकसान है। अगले सेशन में आपसे हम ये जानेंगे कि ये किस तरीके से बदलना है, कैसे पहचानना है और किस तरीके से हम चेंजेस करके, और जो आज नीतिशिका की कुंडली के बारे में जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो किस तरीके से कुंडली और इससे कनेक्ट होगा, इसको अगले सेशन में जानेंगे। तो जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, म्यूट अनम्यूट कर लीजिए सर अपने आप को। आज का सेशन बहुत ही उपयोगी रहा और उन लोगों के लिए खासकर जो भी मेरे जैसे विद्यार्थी हैं जो इसको और समझना चाहते हैं, क्योंकि विद्यार्थी बनने में ही फायदा है, क्योंकि बहुत अच्छी चीज और बहुत छोटे छोटे से नट बोल्ट्स बताए हैं जो कि मेन होते हैं, है ना। तो हमको हमारे ग्रह नंबर्स को पहचाने, अपने नंबर्स को किसको घटाना किसको बढ़ाना वो समझें, और अगले सेशन में जो हम समझने वाले हैं कि मान लो यदि सूर्य हमारा कमजोर हो रहा है तो हम माणिक पहन सकते हैं, या माणिक पे खर्च नहीं करना है तो गुलाबी या नारंगी रंग के कपड़े पहन सकते हैं। ऐसे हर ग्रहों के अपने कोई नग होते हैं। और दीपिका दीदी हमेशा नग प्रमोट नहीं करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा कलर्स बता देती हैं, थोड़े थोड़े दान पुण्य बता देते हैं। तो अगला सेशन इसी की श्रृंखला में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ना। तो आज जो हमने समझा है इसको समझना है, अपना लकी नंबर निकालना है, पर हमेशा ध्यान रखना है कंफ्यूज नहीं होना है। अगर घर में माता पिता हैं और माता पिता के आपने चरण छू लिए तो सारे ग्रह आपके मजबूत हो। हमेशा ये ध्यान रखना, अधूरा नॉलेज तकलीफ देता है। आज अपन ने इसका बेसिक समझा है, तो आज पेन लेके मत बैठ जाना मेरा मोबाइल नंबर गलत नंबर का आ गया, मगर वो गलत आ गया। गलत कुछ नहीं है, सब अच्छा है, केवल इसको समझना है और जहां हमको भूल हो रही है उसको सुधारना है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं सेशन में अपनी बात को लगाम देना चाहूंगा। एक व्यक्ति सुबह सुबह घर से निकला, केले पे पेड़ पड़ा, फिसल गया, उसके हेड इंजरी हुई, वो महीने भर भर्ती रहा, महीने भर रेस्ट पे रहा। 2 महीने बाद घर से बाहर निकला तो घर में वापस आके पत्नी को बोलता है, यार आज 2 बार गिरना पड़ेगा क्या? पत्नी ने कहा क्यों? बोले 2 छिलके पड़े। तो न्यूमरोलॉजी सिखाती है कि आपको दिख रहा है कि 2 छिलके पड़े, उसको उठाओ, डस्टबिन में फेंक दो। तो आपको ये लग रहा है मैं यहाँ सुधार कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सुधार कर लो। और आपके साथ डॉक्टर मयंक जी, दीपिका जी, अनिता जी, साधना जी, पूरी टीम आपके साथ मौजूद है। तो आपको चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, ओरिकुलर हो, कलर चिकित्सा हो, तो हम सब आपके साथ हैं और सबका मंगल हो। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, सबका मंगल हो, शुरुआत हमसे हो। और दीपिका जी ने अपने बहुमूल्य समय में से, है ना, मैं तो, क्योंकि वो उनका व्यस्तता कायम है नॉलेज लेने में और बहुत अच्छी चीज है। तो दीपिका जी को अपने को साथ है ही, तो मैं पूरी मयंक पुरवाल जी टीम की तरफ से आपको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ और यही कामना करता हूँ अगला सेशन हमारे लिए और ज्यादा उपयोगी होगा। धन्यवाद। नमस्कार। नेक्स्ट सेशन में मैं डेफिनेटली जो भी जैसे मैंने बताया कि इनकेस कोई नाम तो है हम उसको चेंज नहीं कर सकते, मगर बेस्ट देखने का तरीका जरूर बताऊंगी मैं अपनी तरफ से। आप मेरे वीडियो को 10 बार ही देखिए, इसीलिए आज मैंने वह कुंडली की रखा कि 6ठे 8वें 12वां भाव समझ जाइए। अब कोशिश ये करूंगी कि उसके अंदर राशियों के वो भी समझा दूं कि कौन कौन सी राशि के कौन कौन से लॉर्ड्स होते हैं। और दूसरा कि आप अपना रेमेडीज बताऊंगी कि हर ग्रह की कौन कौन सी रेमेडीज हैं। यदि किसी का टोटल ये आता है तो वह व्यक्ति कौन सी रेमेडी करे, यदि अच्छा है तो उसको और अच्छा करना है, यदि कोई खराब है तो उसका इफेक्ट हम कैसे कम कर सकते हैं, कम भी होता है। एस्ट्रोलॉजी में यही तो बेस्ट चीज है, हमें पॉजिटिव करना भी आता है, प्लैनेट पॉजिटिव और प्लैनेट को पॉजिटिव भी कर सकते हैं और जो नेगेटिव प्लैनेट है उसको भी पॉजिटिव कर सकते हैं। सिर्फ पॉजिटिविटी मिलती है यहाँ पे। दीपिका जी मैं आपको बताऊं, मैंने इसलिए सीखा एस्ट्रोलॉजी और हस्तरेखा, क्योंकि हमेशा जितने भी ज्योतिष होते हैं ना वो नेगेटिव ही बताते, सॉल्यूशन नहीं बताते, पर आपके पास सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन भी आपके इतने सिंपल हैं कि वो हर कोई व्यक्ति उसको कर सकता है। बहुत अच्छा, चलिए मुलाकात करते हैं, अच्छा लगा। ओके, नमस्कार। नमस्कार। जी
कुछ नेटवर्क का चैलेंज था। चलिए इस सेशन को यहाँ हम समाप्त करेंगे और अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।